Okay, today actually I got a question paper of IIT JEE mains. Okay, so and I found some of the question are very much interesting. So I decided to solve this question, and there are 28 questions from organic side. Sorry, from chemistry side. Few of them are from organic chemistry, and some are from inorganic and physical. Okay, hello guys. I am Dr. Kamarul Monir, and welcome to my channel, Chemistry Through Problem Solving. So, without having any delay, let's start. Okay, actually, I have got this question from the from online sources, and I didn't get it. This is not exact question paper. That's why I'm not showing you. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक एक करके मेरे पास जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये 29 पे। यहाँ पे बोला क्या है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट एनॉल कंटेंट। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन। और क्वेश्चन क्या बोला, इसके कीटो फॉर्म में दिया हुआ है चारों के चारों ऑप्शन, और पूछा है कि एनॉल कंटेंट में कौन सा ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली हमको एक चीज़ तो पता है कि एनॉल एंड कीटो फॉर्म ये दोनों क्या रहता है ना, ये आपका एनॉल और कीटो इक्विलिब्रियम में रहता है। उनमें से कीटो का कंटेंट ज़्यादा रहता है और एनॉल का कम रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दे दिया और ऐसे बोल दिया कि इन चारों में से कौन सा एनॉल कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ये अगर देखिए यहाँ पे तीनों कार्बोनिल अगर एनोलिक फॉर्म में जाएगा तो ये बनेगा आपका दिस टाइप, मतलब हो गया आपका बेंजीन ट्राइहाइड्रोक्साइड। ओके, ये हो गया। अरे इसको तो पता है हमको कि साइक्लोहेक्सानोन, और ये बनेगा तो ये बना आपका OH। ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है ना, इसका अल्फा पोजीशन में कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये दो जो कार्बोनिल है ये दोनों एनोलिक कंटेंट में जाएगा। तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह, ऐसे, एंड दिस विल गो दिस। ओके, और ये आपका एनोल कंटेंट में जाएगा तो ये आपको दिखेगा समथिंग लाइक दिस। ओके, आप देखिए इन चारों में से थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे हम, चारों में से कंपेयर ऐसे करना है कि ये कौन सा कंटेंट, मतलब अगर ये पेयर जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए ये कीटोन जो है ना, ये अगर एनोलिक फॉर्म में जा रहा है तो एक बन रहा है एरोमेटिसिटी। ठीक है ना। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कुछ भी रिएक्शन करके या फिर कुछ भी करके अगर कंपाउंड प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक हो रहा है तो उसका टेंडेंसी ऐसा रहेगा कि वो एरोमेटिक बने। तो इसमें जाहिर सी बात ऐसा है कि इसका परसेंटेज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर एरोमेटिसिटी नहीं होता ना कुछ केस में, तो एक कार्बोनिल कैरेक्टर मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में इसका कंटेंट ज़्यादा होता, क्योंकि वो बॉन्ड तब वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन आ जाता बीच में, और कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो उसी फॉर्म में बनता है वो। ठीक है, ये कुछ अलग सा फंडा है इसका। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इसका एक और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ऐसा करके अगर दोनों देखेंगे इक्वल इक्वल साइज में तो वो ऐसा बताया जाएगा कि दोनों 50-50 लगभग ऐसा होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब एक साइड ऐसा लंबा एक साइड छोटा, उसका मतलब ये हो गया कि इधर का जो एरो है, मतलब ए वाला एरो, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये मान लीजिए बी से ए बन रहा है, तो ए का कंटेंट ज़्यादा और बी का कंटेंट कम, ऐसा नॉर्मली कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से ये साइक्लोहेक्सानोन का प्रोडक्ट कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन मामला थोड़ा सा ऐसा है कि आपका ये दिस एनोल फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, एक कम रहेगा। और इन दोनों में से लगभग क्या ये बताया जाए, ये तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लगभग 50 मान लीजिए, फिर चलिए ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दिस विल लेस एंड दिस विल मोर, ये ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये होगा अगर तीनों में से सबसे ज़्यादा रहेगा आपका दिस। ठीक है ना, तो ये विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए ये क्या हो गया। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर पे एक दिया है ना, 30 पे एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ऐसा है कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, बी पे है क्लोरीन, सी पे ब्रोमीन, और डी पे है ऑप्शन आयोडीन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब इन चारों में से तीनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और एक नहीं दिखाएगा। ओके, हम लोगों को क्या पता है कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। ओके, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये इन जनरल। लेकिन अब क्या है ना, ये जैसे देखिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना मतलब क्या, मान लीजिए ये एक हेलोजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, अगर मान लीजिए प्लस भी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो
एक्स का ये अगर सेंटर एटम है तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा अगर ये प्लस ऑक्सीजन स्टेट में है तो, और माइनस में है तो ये क्या होगा, एक कोई भी मेटल के साथ या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा। ये तो क्या है कि ऐसे नॉर्मली मेटालिक के बाइंडिंग के केस में क्या हो रहा था आपका कि वो -1 दिखाता है। अब +1 को आपको दिखाएगा जैसे हो गया ClF या फिर BrF, ऐसा होगा, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोस्ट, और ये वाला होगा आपका सेंटर एटम। तो जैसे हमको पता है कि IF5 या IF7 हमको पता है, ठीक है ना। BrF3 तक हमको पता है, ये भी मतलब 1 3 5 ऐसा दिखाता है, ठीक है ना। 1 5 3 ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा कि एक तो होना पड़ेगा उसका जो टर्मिनल एटम है वो ये जो हैलोजन है इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा, और दूसरा केस ऐसा है कि इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि अगर बैलेंस इसका ज़्यादा है तो नंबर ऑफ अलग अलग एलिमेंट इसको एकोमोडेट तो करना है ना, तो वो तो साइज ज़्यादा होना पड़ेगा, एज वेल एज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसका ज़्यादा होना पड़ेगा बॉन्डेड एटम से। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका बॉन्डेड एटम से ज़्यादा होना पड़ेगा, या फिर घुमा के बोलेंगे तो जो बॉन्डेड एटम होगा उसका उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये इन चारों में से एक। अब देखिए फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है नहीं, तो ये तो बस ये माइनस ही बनेगा, ये प्लस तो बनेगा नहीं। और ये माइनस ही बनेगा तो मतलब वो कैसे कोई भी मेटल के साथ ही जोड़ के बनेगा, ठीक है ना। या फिर ClF बन सकता है, तो उस केस में भी ये माइनस और Cl+ है, क्लियर। तो ये कि मतलब है फ्लोरीन जो कि ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो है -1, और बाकी है आपका मतलब 1 भी कभी कभार होता है, 3 भी दिखाता है, ठीक है। 1 3 ये 5 है, इसका है 1 3 5 एंड 7, ये सारे वैलेंसी से आया हैलोजन का, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा ही था, मतलब विद रिस्पेक्ट टू IIT-JEE। ओके, तो ये देखिए 32 में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा है क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, कंपाउंड गिवन बिलो इज, और कंपाउंड है कि ये होगा आपका साइक्लोहेक्सिन। अब ये कौन से कैटेगरी में आएगा, एक नंबर ऑप्शन में पूछा है आपका एलिसाइक्लिक, ओके। 2 नंबर पे बोला है आपका एरोमेटिक, तीसरे नंबर पे पूछा है आपका एंटी एरोमेटिक, चौथा नंबर पे है दिया है आपका एसाइक्लिक, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, ये तो साइक्लिक दिख रहा है आपका सामने है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गया। ये एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी में पिछले लेक्चर में बताया था, वहाँ पे डेफिनेशन था आसान सा कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लानर, इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस केस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड द पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डिलोकलाइज। यहाँ पे देखिए ये तो प्लानर है नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिसिटी ये दोनों ऑप्शन भी आपका चला जाता है। बच्चा रहा का एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक एज वेल एज साइक्लिक, तो ये कंपाउंड हो गया एलिफेटिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33 पे दिया हुआ है इस पेपर में, ये है, इसमें है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछा कि चारों में से कौन सा पोलर है, ओके। तो ये है ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन B CHCl3, ये है ऑप्शन C CCl4, और ये है ऑप्शन D CH4। देखिए पोलरिटी का मामला ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में मैं बता नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा सा बस इतना समझ लीजिएगा कि कोई भी एक सिंगल बॉन्ड यानी क्या, मान लीजिए ये बॉन्ड का पोलरिटी होता है कब है, जब ये एक सिंगल बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक का, दोनों अगर अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो बनेगा आपका डेल्टा माइनस, और जिससे दूर खींचेगा वो होगा डेल्टा पॉजिटिव। एंड ये पोलरिटी मोमेंटम रहेगा ऐसा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है उस तरफ, ओके। तो अभी अगर मान लीजिए ये सिंपल सा मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी बॉन्ड का एक रिजल्टेंट देखेंगे। आप रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको देख लेते हैं हम, ये इसका स्ट्रक्चर है लगभग ऐसा, ठीक है। ये है प्लानर स्ट्रक्चर इसका,
सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और इसका देखिए इस बॉन्ड का आपका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो मान लीजिए दोनों का रिजल्टेंट अगर ऐसा हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा हुआ, इस दोनों का रिजल्ट बराबर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पोलरिटी म्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये CCl4 का भी देख लीजिए। CCl4 का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, Cl, ये हो गया आपका Cl, ये होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए C एंड Cl बॉन्ड का मतलब C एंड Cl बॉन्ड का मोमेंटम कहाँ रहेगा, ये बॉन्ड का मोमेंटम रहेगा इस तरफ। अब इन तीनों का रहेगा नीचे नीचे की ओर से, और तीनों का रिजल्टेंट रहेगा आपका इस तरफ। अब ये रिजल्टेंट और इसका एंड रिजल्टेंट का दोनों का क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में भी आपका म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अरे ये मतलब बॉन्ड पोलरिटी का यूनिट है आपका BM, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो ये भी गया। CH4 का भी सिमिलर केस है, क्योंकि ईच एंड इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन एज ए होल रिजल्टेंट बॉन्ड का पोलरिटी 0 है, क्योंकि इसका मोमेंटम उधर, इसका तीनों का मोमेंटम इधर, एंड म्यू इक्वल टू 0। अब बचा कौन, बचा आपका CaCl3। अब इसको कैसे देखेंगे हम, इसको बस सिमिलरली कुछ नहीं है, इसको जैसे स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका CH, और ये हो गया आपका तीनों Cl नीचे। ओके, अब देखिए तीनों Cl, अब ये C एंड Cl, ये बॉन्ड का बॉन्ड पोलरिटी अगर ऐसा है, और इस बॉन्ड का बॉन्ड पोलरिटी किस तरह होगा, हाइड्रोजन कार्बन का ये भी इस तरफ होता है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट रहेगा इस तरफ, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो बस बन गया आपका आंसर। ये बहुत एक्चुअली बहुत बेसिक था एंड बहुत सिंपल सा था ये, मतलब एक क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान हो गया। ओके, आप ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 था। अब 34 में एक पूछा है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। ये तो बहुत ही एक्चुअली क्या बोलते हैं बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछता ही रहता है। एसिडिक एसिडिटी बेसिसिटी का आपको फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है यहाँ पे PHOH यानी कि फेनॉल, बी पे दिया हुआ है पैरानाइट्रोफेनॉल OHNO2, और सी पे दिया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग पता नहीं, ये ठीक, हाँ ठीक ही होगा शायद, OME। ओके, और डी पे दिया हुआ है आपका, ये देखिए OHNO2। ओके, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अगर एसिडिटी यानी क्या, मैं पिछले वीडियो फिर से बताया, एसिडिटी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्रोटॉन छोड़ दे, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोटॉन छोड़ दे तो एसिडिक है। अगर मान लीजिए ये PHOH, ये अगर प्रोटॉन छोड़ रहा है तो बनेगा क्या, PHO माइनस प्लस H प्लस। अब PHO माइनस को हमने क्या बोला था पिछले वीडियो में, कि ये है आपका कॉन्जुगेट बेस, किसका, ये फेनॉल का, जहाँ से बन रहा है। मतलब ये अगर एसिड है तो ये प्रोटॉन छोड़ने के बाद ये बना क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यानी क्या, ये इसका एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब ये स्टेबल कैसे होगा, किसी भी कारण हो सकता है, इसका एरोमेटिसिटी के लिए हो सकता है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, कैनोनिकल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसके कारण हो सकता है। कोई मतलब प्रोटॉन छोड़ने के बाद थोड़ा सा स्टेरिक के कारण, कुछ भी कारण हो, अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो दैट मोलिक्यूल दैट कॉरस्पॉन्डिंग एसिड इज मोर एसिडिक। ओके, तो अब देखिए, अब ये चारों का मतलब क्या कॉमन फैक्टर एक है कि बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग चारों पे है, तो बेंजीन रिंग पे जो रेजोनेंस होगा, जो केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वो फैक्टर तो चारों पे कॉमन है। ओके, हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है उसको स्टेबलाइज एक्स्ट्रा कुछ मैटर है जो कर रहा है कि नहीं, बस उसी में हो जाएगा। जैसे ये दो ही बस कंपेयर करके दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो हम देख लेते हैं कि ये मान लीजिए आपका फेनोक्साइड आयन हो गया, और यहाँ पे NO2, यहाँ पे जो NO2 है ना, ये दिस विल पुश यार, और ये जाएगा आपका नाइट्रोजन के ऊपर से। तो बेंजीन रिंग के साथ साथ ये रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, NO2 ग्रुप में भी हो रहा है। ओके, तो देखिए अरे कब होगा, अगर ये नाइट्रो ग्रुप का पोजीशन अगर ऑर्थो में एंड पैरा में होगा तो इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रो में तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल फेनोल में अगर 5 रहेगा तो इसमें रहेगा 7। ओके, इसमें अगर 7 रहेगा, इसमें रहेगा 9, ठीक है ना।
और इसमें भी 5 रहेगा, लेकिन इसको क्या करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा बिकॉज ऑफ दिस OMe ग्रुप। ओके, तो ज़्यादा मैं डिटेल्स में इसको ड्रॉ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम दिया है या देंगे तो उतना एडवांस नॉलेज आपके पास है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जब वो एसिडिटी एंड बेसिसिटी पढ़ाएंगे किसी दिन तो उस दिन हम डिटेल में करेंगे एक्सप्लेन। तो अभी क्या होगा, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा होगा, इस मॉलिक्यूल पे। ये इसका क्या है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफेनॉल। ओके, तो दिस कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक इन कंपेरिजन ऑल दिस कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये डी होगा आपका राइट ऑप्शन। ये थोड़ा घर में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इसका फेनोक्साइड आयन कैसे रेजोनेंस हो रहा है थ्रू द ओवर द बेंजीनिंग एज वेल एज ओवर द नाइट्रो ग्रुप, देन आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 35 नंबर पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पूछा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द सेंट्रल एटम हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी बहुत आसान सा है। एक है ऑप्शन SO3, बी होगा H2SO3, ऑप्शन सी है आपका H2S2O7, ऑप्शन डी है आपका BaSO4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना वो जरूरी है। आपको पूछा क्या कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। अब SO3 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए इसका -2 -2 -2 ओवरऑल न्यूट्रल होने के लिए +6, तो सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +6। H2SO3 देख लीजिए, H2SO3 यानी क्या, ठीक है ना। ये देखिए इसका -2, इसका होगा -2, मतलब ये हाइड्रोजन +1, तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा आपका +1। तो ये पूरा OH का हम पकड़ लेते हैं ना, -1, पूरा OH का हो गया आपका -1 -1, तो ये हो गया आपका +4। क्लियर। अब H2SO7 का देख लीजिए, ये है आपका इसका स्ट्रक्चर H2S2O7 ना, ठीक है ना। ये देखिए ये -2 -2 -1, ठीक है। ये हो गया आपका -1 इस कार्बन के लिए, इस सल्फर, इसका तो एज ए होल -2 है, -1 बिकॉज ऑफ दिस एंड -1, चलिए इसको 2 लिख देते ना। ये है आपका -2। अब इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा -1 इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा +1 और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका कितना होगा 2 4 और 2 6, तो इसका होगा +6, ठीक है। और BaSO4 तो हमको पता है कि Ba2+ और SO4 2-, SO4 2- मतलब SO4 का कैसे होगा, ऐसा देखिए SO4 मतलब 2- मतलब SO ये हो गया O-, ये हो गया O-, मतलब इसका -2 और -1 मतलब कितना होगा, इसका भी, इस सल्फर भी हो गया +6, ठीक है ना। तो आंसर इज व्हिच वन इज द आंसर, +4 किसका हो गया, H2SO3। ओके, सो ये भी आसानी था, ज़्यादा टफ नहीं था एक्चुअली, पेपर मुझे थोड़ा सा आसानी लगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट बोनोस्टेट बेस, ठीक है। फिर से आ गया आपका एसिड बेस यानी क्या, अब बोनोस्टेट बेस यहाँ पे बस मेंशन कर दिया। बोनोस्टेट ये नाम सुन के आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, क्योंकि वही जो बस डेफिनेशन ऐसा है कि कोई भी बेस अगर प्रोटॉन के साथ अटैच हो रहा है तो उसको बोनस्टेट बेस बोलेंगे, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन छोड़ रहा है तो उसको बोनस्टेट एसिड बोलेंगे, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। अब 4 ऑप्शन दे दिया और इनमें से पूछा इनमें से कौन सा, क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट बोनस्टेट बेस है, तो ये हो गया आपका एक ऑप्शन, बी पे दिया है आपका सी पे दिया है ए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे होगा एक NH, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। ये डी पे दिया है, ओके, यहाँ पे भी NH होगा, ठीक है, यहाँ पे NH होगी, यस। तो ये है चार ऑप्शन। अब बोलो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी अगर H+ पकड़ने के लिए ना,
H प्लस पकड़ने के लिए आइदर आपके पास या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिर्फ वो लोन पेयर होना काफ़ी नहीं है, उस प्रोटॉन को पकड़ने के लिए दैट शुड बी अवेलेबल ऑन दैट एटम। ओके, अगर मान लीजिए वो लोन पेयर कहीं कहीं घूम रहा है, तो अभी अभी कहाँ पे हर एक देखिए, हर एक ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, मतलब चारों के चारों क्या है, नाइट्रोजन एटम है। अब नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इसमें क्या है, हमको लोन पेयर है। अगर H प्लस को पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, वो लोन पेयर से पकड़ेगा ना। तो लोन पेयर पकड़ने के लिए, लोन पेयर से हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए दैट लोन पेयर शुड अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम। अगर मान लीजिए कोई भी फैक्टर ऐसा है जो कि ये लोन पेयर को उधर से डिलोकलाइज कर रहा है, मतलब उधर से हटा रहा है, सो दैट लोन पेयर शुड नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन दैट सेंट्रल एटम। तो क्या करेगा, H प्लस को पकड़ेगा नहीं है। ऐसे मान लीजिए कोई भी, जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बात बताया हमने पिछले लेक्चर में, कि नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर जैसे ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उस स्ट्रक्चर में अलग अलग सेंटर में घूमता रहेगा। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर मान लीजिए 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका चारों में से एक में है उसका उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम में वो लोन पे रहेगा। तो ठीक है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, H प्लस से वो अटैच होने में कम होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा लोकलाइज रहेगा वो बेसिसिटी उसका उतना ज़्यादा हो। अब देखिए यहाँ पे जो, यहाँ पे इसको खोल के देखते, पहले हम इसको देख लेते। इसका नाम है एनिलीन। अब एनिलीन मतलब ये भाई करता क्या है, ऐसा NH2, ठीक है। अब ये देखिए लोन पेयर ऐसा, इट विल पुश हेयर एंड ये ऐसा जाएगा, ये देखिए NH2 प्लस। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे बताइए कैसे नाइट्रोजन, कैसे ये जो मतलब नाइट्रोजनस सेंटर है, नाइट्रोजन सेंटर है, ये कैसे पकड़ पाएगा, ये इटसेल्फ पॉजिटिव बन के बैठा है, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो ये तो नहीं पकड़ पाएगा ना H प्लस। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इधर पुश करेगा एंड इट विल गो हेयर। अब ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा आपका ऐसा, NH2 प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। ऐसे करते करते घूमता रहेगा। तो ये जो है हुआ 1 2 3 और 1 बनेगा, तो 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। अभी मान लीजिए इस पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि ये देखिए, इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया आपका NH, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये कैनेलिन में क्या था, ये एक बेंजीनिंग था, उसमें घूम रहा था। यहाँ पे ये भाई इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है, दोनों की तरफ घूम घूम सकता है। तो इसका क्या और भी अवेलेबल नहीं रहेगा ना, ये तो और ज़्यादा अनअवेलेबल हो जाएगा। अब इस केस में क्या, देखिए इस केस में मामला कुछ और ही है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये पूरा का पूरा ही अनअवेलेबल है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है, देखिए ये कंपाउंड में इसके एरोमेटिसिटी में ये यूज हो रहा है। कैसे कि ये देखिए 2 पाई बॉन्ड, ये देखिए सॉरी 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक लोन पेयर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन यानी क्या, 4n प्लस 2 एंड n इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ऐसे करके ये एरोमेटिसिटी में यूज होता है, और ऐसे ही ये घूमता रहता है अपने रिंग पे, और ये बनता है एरोमेटिक। तो ये जो दिख रहा है आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये अवेलेबल है ही नहीं। तो मतलब अगर सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये होगा सबसे लिस्ट बेसिक। अब इसका यानी क्या, देखिए इस कंपाउंड की केस में क्या है, इसका केस में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ना कहीं जा रहा है, घूम रहा है या ना कुछ कर रहा है, ये ऐसे ही बैठा है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज अवेलेबल टू pick up a proton. So this is much more basic in comparison of all the given compound. क्लियर। तो ये ऐसा है, ये भी बहुत ही आसान था, मतलब बहुत बेसिक ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ओके, चलिए एक ऑर्गेनिक का और एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इधर 41 पे, ये वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी मतलब काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड। मैं एरोमेटिसिटी का डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा। वो कुछ है नहीं इसमें, कोई हुकेल-सुल वाला जो फंडा है ना, बस वही सेम है हुकेल-सुल वाला डेफिनेशन। तो देखिए एक एग्जांपल ये दिया है, मन यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे 4-5 एग्जांपल दिया है और पूछा है कितना एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें से। एक ये हो गया, और एक है आपका, ये देखिए एक ये हो गया, एक है ऐसा, एक ये हो गया, और एक है आपका
इधर शायद पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मुझे, और एक हो गया आपका ऐसा, ठीक है, ये है। अब कितना, अब यहाँ पे बस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा, उसके बाद देखेंगे हमें स्टेबल मतलब प्लानर है कि नहीं, उसके बाद कुछ और देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड कितना है बताइए मुझे, पाई बॉन्ड बताइए मुझे। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ पे आता है, 4n+2 में, अगर n इक्वल टू 2 है तो। ये प्लानर है, ये डिलोकलाइज करता है, ए n इक्वल टू 2 है, मतलब एरोमेटिक है। क्लियर। अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे काउंट कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 1, 7, 7 यानी क्या 14। ओके, 14 मतलब 4n+2 काउंट करेंगे तो बताइए, n इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ये भी नेगेटिव चार्ज पूरा मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो गया आपका 4n+2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड पे भी इस वाला पोर्शन क्या है, साइक्लिक बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, हमको पता है बेंजीन एरोमेटिक है, और 4n+2 काउंट करेंगे तो n इक्वल टू, ये टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 1 है। क्लियर। और बेंजीन के साथ कुछ भी हो, देखिए कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए ये छोड़ दीजिए, मैं एक इससे भी बड़ा मॉलिक्यूल को चुट्टा पुट्टा दे रहा हूँ, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, अगर इनमें से छोटा सा एक हिस्से में कोई भी एक एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, तो एज ए होल द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ऐसा नहीं है कि पूरा का पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं, कोई भी एक एरोमेटिक छोटा सा रिंग हो, उसके साथ जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल को चाटा सो एज ए होल मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। तो होगा हमको, ये वाला हो गया आपका एरोमेटिक। आप देखिए ये लास्ट वाला देख लीजिएगा एक बार, ये जो पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये पाई बॉन्ड कितना है, 1 है 2 है 3 है, और ये 2 एक नेगेटिव मतलब ये भी 1 है, तो 4, ठीक है। तो 4 पाई बॉन्ड इक्वल टू होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन यानी क्या, ये है 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे क्या है ना, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा घूमेगा, यहाँ पे ये टॉप शेप वाला फंडा शायद नहीं रहेगा, ठीक है। ये टॉप शेप मतलब ऐसे नॉर्मली साइक्लो क्या बोलते हैं, साइक्लोडेकेन टेट्राइन जो होता है ना, ये ऐसे टॉप शेप में रहता है नॉर्मल केस में, ऐसे रहेगा ये, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये रहता है नॉर्मल केस में टॉप शेप। लेकिन जैसे ही ऐसे नेगेटिव चार्ज बन जाता है ना, और नेगेटिव चार्ज में वो ये टॉप शेप में रहेगा नहीं, सॉरी, ये तो ये साइक्लो क्या, ये साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल एनायन इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल एनायन, साइक्लो ऑक्टेन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये प्लानर है, लेकिन 4n+2 नहीं है, ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। क्लियर। तो आप देखिए एक और भी आसान सा दिया हुआ है सवाल 43 में, यहाँ पे क्या है, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ ग्रुप दे दिया, फंक्शनल ग्रुप, और ये आपको पूछा इनमें से कितना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर। लेकिन भाई यहाँ पे एक मुझे डाउट है, यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन लिया है पता नहीं कितना ऑथेंटिक है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन चलिए ये मान लेता हूँ मैं ऑथेंटिक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी क्या, मतलब मान लीजिए ये बेंजीन रिंग पे अटैच है, ठीक है ना। अब ये जी है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये कभी CN से रिप्लेस करेंगे, कभी NO2, कभी COOH, कभी CH से, ओके। और हम देखेंगे कि ये कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अभी मेटा डायरेक्टिंग यानी क्या, कौन सा रिएक्शन पे, ये थोड़ा बताना जरूरी है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पे, ठीक है। कभी कवर होता क्या है ना, अगर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो न्यूक्लियोफिलिक में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। क्लियर। तो हम ये थोड़ा सा वो मेंशन करना जरूरी था। अगर मान लीजिए ये सही भी है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पकड़ के हम चलेंगे, क्योंकि मेटा पे इतना ऐसे पूछता नहीं है, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे पूछ लेता है। अब दो चीज़ है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला बस देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यानी क्या, इसमें है आपका इलेक्ट्रोफाइल में है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब रिएक्शन कैसा करता है ना, ये जो बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, ये पाई बॉन्ड से आपको क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ता है, और पकड़ के पहले आपको क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होता है और इस जस्ट एडजस्टेंट कर्म में बनता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को ये ग्रुप अगर स्टेबिलिटी दे रहा है बाई पुशिंग इट्स आइदर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर और बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उस केस में पर्टिकुलर कोई पोजीशन में, मान लीजिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में अगर स्टेबिलिटी दे रहा है तो ये भाई बनेगा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में पोजीशन को डिस्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बेंजीनिंग से, तो ये बनेगा आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे, मान लीजिए दो अलग अलग एग्जांपल में दिखा लेता हूँ इधर से, तो फिर आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक तो फंक्शनल ग्रुप है कि NH2, ओके। अब देखिए ये लोन पेयर को इधर पुश करेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ उठ के आएगा, इधर, तो ये कैसे दिखेगा आपका। अब देखिए NH2 में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज कहाँ हो रहा है, ऑर्थो कार्बन पे, क्लियर। अब ये पुश करेगा तो इधर आएगा, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये देखिए पैरा पोजिशन में, क्लियर। ये फिर पुश करेगा, फिर कहाँ पे जनरेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज, फिर देखिए कहाँ पे, ऑर्थो पोजिशन पे। ये देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ओके। फिर ये पुश करेगा, ये इधर जाएगा वापस अपने पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये लोन पे जो मूव कर रहा है बेंजीनिंग पे, तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ऑर्थो पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस और पैरा पे डेल्टा माइनस, और बाकी NH2 ये हो रहा है डेल्टा प्लस, क्लियर। तो ये था आपका एज ए होल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात ये है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है जिस सेंटर में, वहाँ अटैक करेगा, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सिमिलरली अगर मान लीजिए इस तरह का कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मान लीजिए सिंपल सा, चलिए वो साइनाइड दिया हुआ है ना, उसको देख लेते हैं हम, नाइट्राइल ग्रुप जो है ऐसा था। इसमें रेजोनेंस क्या होता है, बैक रेजोनेंस होता है, यानी इधर से ऐसे पुश करता है एंड ये ऐसा। तो इस केस में देखिए CN- और इधर बना पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ। अब ये पाई बॉन्ड इधर पुश करेगा एंड इट विल मूव लाइक दिस, और यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन माइनस, क्लियर। अब क्या करेगा, इसको फिर से ऐसे करेगा ये, और ये होगा आपका ऐसा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज N-, ठीक है ना। अब फिर से ये इधर पुश करेगा एंड इट विल कम हियर, अब पहुँच जाएगा फिर ओरिजिनल पोजीशन में, क्लियर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बस बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए एज ए होल क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन चल के जा रहा है कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप पे। और रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये था आपका ओरिजिनल बेंजीन, ये था आपका नाइट्राइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, क्लियर। ये था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एज ए होल मतलब फिगर। आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुआ तो कहाँ पे होगा, रिलेटिव डेंसिटी तो भाई मेटा पे ज़्यादा है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर मेटा पे ज़्यादा है तो ये होगा आपका मेटा रिएक्टिंग ग्रुप। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर रिएक्शन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये अगर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीनिंग में बढ़ाएगा तो ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, एंड तब उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जिस ग्रुप को हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर ये बेंजीनिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अपने ओर ले रहा है और बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होते जा रहा है तो इसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सारे जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं जो कि रेजोनेंस के सहारे मतलब बाय यूजिंग द रेजोनेंस, बैक रेजोनेंस, बेंजीन का रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, तो वो सारे के सारे मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है, क्लियर। बाकी इसको मैं आंसर दे नहीं रहा हूँ, आप ऐसे आप देख लीजिएगा, बस इतना बता रहा हूँ मैं। ये वाला जो है ना, ये हो गया आपका मेटा रिएक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर NH3 में NH3 प्लस मेटा रिएक्टिंग ग्रुप होता है। और ये फ्लोरीन का केस में एक इंटरेस्टिंग केस है, एक इंटरेस्टिंग ऐसा है, फ्लोरीन है एज ए होल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन ये ऑर्थोपैरा रिएक्टिंग, क्योंकि इसका दो इफेक्ट काम करता है। एक तो ये आपका जो लोन पेयर है ना फ्लोरीन का, फ्लोरीन और कार्बन का साइज लगभग सेम है, इसीलिए रेजोनेंस के सहारे क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा में क्या करता है,
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा में थ्रो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत तगड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज़्यादा वो कार्बन से, तो इस बॉन्ड को खींच लेगा और खींचेगा तो क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा कहाँ पे, हर एक कार्बन पे। तो ये जब घटाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सारे कार्बन से थोड़ा थोड़ा करके घटाएगा, लेकिन ये जब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीनिंग में, तब कहाँ बढ़ाएगा, ओनली ऑर्थो एंड पैरा डिएक्टिव ग्रुप। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो क्या होता है, ऑर्थो एंड सॉरी वो मेटा डिएक्टिव होता है। लेकिन फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि डीएक्टिवेटिंग है एज ए होल, बट ये ऑर्थो पैरा डिएक्टिव है। तो ऐसे करके अगर स्टेटमेंट पूछ लेता तो भी आंसर आपका फ्लोरीन बनता। ओके, तो यहाँ पे से बार आप काउंट कर लीजिएगा कितना इनमें से मतलब मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है एंड कितना ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप। ये बहुत तो मुझे मेरा हिसाब से ये भी बहुत सवाल आसान था, बाकी और तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है ऑर्गेनिक से। ठीक है, इतना है आज के लिए, इतना मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट डे में बाकी 2-4 बाचा कुचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आई थिंक इट विल हेल्प यू टू मेक लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please mention in the comment box if you need anything extra which in which area I can help you. Thank you very much.